मैं कोई अनाउंसमेंट करने नहीं आया हूं कि नोटिफिकेशन आ गया है। एक ही वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे चेंजेस बता दिए हैं। इनफैक्ट वो तक मैंने ध्यान से बता दिए आपको कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनको रीअटेम्प्ट देने होते हैं, तो उनके क्या क्या क्लॉजेस हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो इशू था कि अब नया यूनिवर्सल वाला पार्ट आया है, तो उस पर भी हम लोग पूरी प्रॉपर चर्चा करेंगे, एक एक चीज, चाहे सिग्नेचर हो, फोटो हो, ओबीसी, क्रीमी लेयर, सारी चीजें। अगर अगले साल एग्जाम दे रहे हो तो अनअकैडमी ने अपने सब्सक्रिप्शन के प्राइस भैया पूरे कम कर दिए, 6 महीने तक का एक्सटेंशन है। ये सबसे लोवेस्ट प्राइस में आप ले सकते हो बाय यूजिंग कोड SGYT10। पहली की अवस्था क्या थी कि अपने को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अब ये सब पैटर्न खत्म हो गया। अब इस बार जो है सबसे पहले तो वेबसाइट पे ध्यान दे लो आप लोग। वेबसाइट पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो पहले इस पे फॉर्म भर रहे थे हम, इस बार upsconline.nic.in हो गया ये। इसमें मान के चलो कि अलग अलग 4 मॉड्यूल पर काम होंगे। सबसे पहले आपको URN बनाना पड़ेगा अपना, मतलब दैट इज अ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। ये मतलब एक नंबर हो गया, ये आपका यूपीएससी एग्जाम संबंध हमेशा यूज होगा, ठीक है। URN नंबर को बहुत ही आपको अच्छे से इसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे आप वो इंटरफेस चालू होगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसमें गलती होती भी है तो लाइफ टाइम सिर्फ एक ही बार चांस है उस चीज पे करेक्शन करने के लिए। फिर इसके बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपकी बाकी की सारी जानकारी फिलअप होगी। तो और फिर एग्जाम स्पेसिफिक चीजें रहेंगी, जैसे कल को आपका मान लीजिए प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस के लिए आपको फिर से रीलॉगिन करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए फिर कुछ चीजें और आपकी जानकारी इसमें फिलअप करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको ठीक से भरना आप, ठीक है। आगे और भी धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इन्होंने एक बार आपने जब फाइनल आपका सबमिशन हो जाएगा ना, सबमिशन, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। पहले जैसे कुछ ऑप्शंस थे, बट अभी जो है फाइनल सबमिशन के बाद चेंजेस उतने नहीं आप कर पाएंगे। स्पेशली यूनिवर्सल वाले पार्ट को भी आप लोगों को याद रखना है, वो एक ही बार होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एज वगैरह को लेके हमेशा एक सवाल आएगा, तो आप 21 ईयर्स के एज के सबसे पहले तो इन्होंने मिनिमम एज रखा है, मतलब, और 32 साल उम्र रखी हुई है, ठीक है। ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें भी कब आपकी ये एज होनी चाहिए, 1 अगस्त 2026, मतलब सीधी सी बात है आप 2 अगस्त 1994, जी हाँ, तो इसके पहले आपका जन्म नहीं, इसके बाद की बात कर रहे हैं। एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005, इससे आगे का आपका जन्म है तो उसके इन्होंने क्वालिफिक मतलब अलाउ नहीं किया है। तो ये डेट्स थोड़ा सा काम की चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फोटो सिग्नेचर में क्या था कि पहले था कि भाई 10 दिन पुराना जो है उससे ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन इस बार बहुत चेंज किया। जैसे अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको लाइव फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, तो लाइव फोटो आपको वहीं पर कैप्चर करना है ध्यान से, प्रॉपर लाइट वाइट के साथ। लाइट वाइट मतलब थोड़ा दिखे क्लियर, ताकि आधार कार्ड के साथ चीजें कम से कम थोड़ी बहुत मैच हो जाए। नहीं तो वो क्या है, आधार कार्ड मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, इस बार इन्होंने आधार कार्ड का प्रॉपर बोला गया है, तो मैं आपको कहूंगा कि आधार कार्ड ठीक से देख लो, नहीं तो लगे तो कुछ चीजें जो रिसेंट अपडेटेड फोटो वगैरह वो देख लो, लगा लो उसमें, मतलब एक बार पता कर लेना कितना समय लग रहा है, नहीं तो चीजें बेहतर हो। उनका जो मेन उन्होंने आधार पर काफी फोकस किया है कि वो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए रखेंगे। सिग्नेचर रूल जो है वो चेंज हुए हैं। कैसे, आपका जो पेज है ध्यान रखना, एक के बाद एक 3 साइन करने हैं ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से रहेगा वो, ठीक है। इस चीज को भी जो है ध्यान रखना। उसके बाद आप अपलोडिंग, तो फोटो और उसका ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक चीज और, छोटे मोटे अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे गूगल फॉर्म है, उस पर और आप क्लिक पे करके फॉर्म पूछ लेना। वैसे भी अगर कुछ बच्चों के कुछ और भी इसमें लेके डाउट भी अगर रहेंगे तो जहां फोटो आप अपलोड करोगे ना वहां एक ऑप्शन आता है रूल्स का, तो प्लीज आप उसको एक बार पढ़ लेना, कितने साइज की क्या फोटोज वगैरह ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में एक नई चीज है कि जैसे मान लो आपको कुछ क्वेश्चंस को लेकर कुछ भी क्वेरीज वगैरह रहती थी, तो पहले 7 दिन का टाइम फ्रेम था, अब 5 दिन का रहेगा, फ्रॉम द 3rd डे ऑफ एग्जाम टू 6 PM टू 6 PM ऑफ द 7th डे। तो ये 5 दिन का ही इन्होंने जो है टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि इस बीच में आप कुछ डाउट वगैरह क्वेरी पूछ सकते हैं। अब एग्जाम डे सिक्योरिटी फीचर में इसमें जो ऐड किया है इस बार आपको, आई थिंक आपको पता होगा, मैंडेटरी फेस ऑथेंटिकेशन हुआ है। ये सबके लिए है ना, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन से ही जो है एंट्री होने वाली है, तो इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले अपने को ये चीज नहीं था, मतलब आधार कार्ड को थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा पुश किया है इस बार चीजें, तो आपको कोशिश करना कि वो बेहतर हो और अपडेटेड रहे तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू स्टेज के लिए भी उन्होंने जो है कुछ डेटा इस बार अब एक्स्ट्रा लेना है, मतलब ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पार्ट के टाइम पे पेरेंटल डिटेल्स, मैरिटल, ये कुछ नई चीजें इस बार नोटिफिकेशन में दिखी है। पहले ये लिए जाती थी जानकारी, नो डाउट, बट इस बार जो है ये इन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर दी है। इसके बाद में सेंटर एलोकेशन का भी रूल बहुत क्लियर किया है कि आप फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट मेंशन हुआ है, मतलब
एक बार कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो आप उसमें और सेंटर मतलब नहीं मिलेगा, मतलब वो यूपीएससी अपने हिसाब से फिर करेगा, निर्णय लेगा। तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरते हैं उतने हिसाब से अपनी सहूलियत से चीजें हो सकता है मिल जाए आपको। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बात थी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हैं उनके लिए दे कैन स्टिल ऑप्ट डिजायर्ड सेंटर्स इवन आफ्टर कैपेसिटी इज रीच्ड। तो ये मतलब ठीक है कि इनके लिए एक ऑप्शन कम से कम है अवेलेबल। इसके बाद में अगर वो स्क्राइब चाहिए लिखने के लिए, तो इसमें भी ये है कि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, मतलब इन्होंने जो बोला है कि सबमिशन वगैरह के बाद फिर ये चीजें अलाउ नहीं कर दी जाएंगी। मतलब ये कि आपको कुछ चेंज वगैरह भी करना है, मतलब स्क्राइब अलाउड है क्या, तो वो 7 दिन तक है बिफोर द एग्जाम डेट के पहले तक। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि उसमें यूपीएससी जो है कैंडिडेट को इन्फॉर्म करेगा, मतलब इसमें रिव्यू प्रोसेस डाल दिया है ना, कि मतलब वो प्रॉपर चेक करेंगे कि भाई कौन लिखने वाला आपके साथ आ रहा है, पहुंच रहा है, ये सारी चीजें। फिर वो जो है एडमिट कार्ड जो है फिर से जो है अपडेटेड पार्ट आपको दिखाई देगा उसका। प्रतिभा सेतु में भी पहले क्या होता था, आपका जो डेटा है, प्रतिभा सेतु तो आई थिंक आपको पता होगा कि एक अच्छी व्यवस्था है जिससे हमें आगे की सिचुएशन, मतलब मान लो इंटरव्यू स्टेज आपका नहीं निकल पाता लास्ट स्टेज, तो आपको अलग अलग जगहों पर मौके मिलेंगे नौकरी के। तो उस टाइम पे आपका जो डेटा वगैरह था वो उस टाइम लिया जाता था, लेकिन अभी जो है इन्होंने चेंज किया कि इसी टाइम जब आपका नोटिफिकेशन, जब फॉर्म फिल करोगे उसी टाइम एक कंसेंट ले लिया जाएगा कि आपकी डिटेल्स हम यूज करेंगे आगे, मतलब हम ओपन करेंगे चीज़ों को, मतलब बाकी कंपनीज आपके बारे में जान सकें, देख सकें। ठीक है, तो जो आप कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जो डिस्क्लेमर वाली जो बात थी, या एक तरह से आप कह सकते हो कि विजिबिलिटी को लेकर वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जानकारी मतलब जो है वो करेंगे कि भाई कंसेंट ले लेंगे एट द एप्लीकेशन स्टेज इटसेल्फ। पहले इंटरव्यू का टाइम होता था, वो अब एप्लीकेशन के टाइम पे आपकी जानकारी इसमें ले लेंगे। अच्छी चीज इसमें जो भी याद रखना है कि जो बच्चे ओबीसी के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको जो नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट बनाना है वो याद रखें कि 2022-23, 23-24, 24-25 ये 3 साल का लगेगा, और 1/4/2025 के बाद वाला, मतलब अप्रैल महीने में पुराना नहीं चलेगा। अगर किसी का सर्टिफिकेशन है और वो भी इशूड हुए हैं ये तीनों, कौन से महीने में, मान लो इधर जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ठीक है, पुराना नहीं चलेगा। मतलब ये डेट याद रखना, 1 अप्रैल 2025 के पहले वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जब तक फॉर्म फिल हो रहा है तब तक का ही इनकी लास्ट डेट 24 तारीख का जो अपने को, अच्छा 24 तारीख लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की, वो 6 बजे शाम का है, रात को 12 मत समझना है ना, शाम को 6 बजे तक ही रहेगा वो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि ये जो क्रीमी लेयर है, जो नॉन क्रीमी लेयर या उसका जो सर्टिफिकेट बनता है, ये 3 साल का अपने को याद रखना है। ये ईयर मैंने मतलब ईयर बता दें 2025 था, मतलब बहुत पुराना नहीं चल, सोचा मैंने 2024 में बनवाया, नहीं चलेगा वो। उसके बाद में अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 2024-25 वाला आपको इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा। वो भी वही है कि 1/4/2025 के बाद का हो, उसके पहले का ना हो, मतलब जो इशू हुआ हो वो 1/4/2025 के बाद हुआ हो, मतलब पहले पुराना नहीं चलेगा, सीधी बात ये है। और वो डेट थोड़ा सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मई जून जुलाई वाले चल जाएंगे, पुराने अप्रैल के पहले वाले नहीं, मार्च और फेब और जनवरी लास्ट ईयर वाले नहीं चलेंगे। बाकी SC ST OBC जो भी है अपने, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब कुछ देने पड़ेंगे, सारे मतलब सारे जितने भी उस चीज को प्रूव करेंगे। उसके बाद 1-2 बात आपको याद रखना है कि जैसे कुछ बच्चे क्या है कि बोलते हैं मेरा तो इस बार ग्रेजुएशन है, मैं अलाउ हूं कि नहीं, मेरी तो प्रोविजनल मार्कशीट आएगी ये और वो। आप एग्जाम दो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा ना तब ये सब कुछ लगेगा। तब तक तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगी, 1 साल के आसपास हो जाता है, तब तक सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो सब डिग्री वगैरह सब लगेगी उस टाइम। ठीक है, अब इसमें एक बात है, MBBS BDS वेटरनरी साइंस वाले जो बच्चे हैं, आपको प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप भी देना पड़ेगा, तो इस बात को भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब प्रीलिम्स हो गया आपका मान लो, तो आपको मैंडेटरी लॉगिन करना पड़ेगा 10 दिन के अंदर, प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद। मेंस का रिजल्ट आया 15 दिन के अंदर अपना सब कुछ डिटेल वगैरह जो है अप्लाई करके रीअप्लाई करना पड़ेगा। लॉगिन अपडेट नहीं करोगे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो प्रीलिम्स निकलता है, मेंस की के लिए आपको फॉर्म 10 दिन के अंदर सारी चीजें भरनी होंगी, और मेंस निकल जाता है तो फिर इंटरव्यू के लिए 15 दिन का समय रहेगा। ये चीजें, फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन लिखाया है उन्होंने अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, जैसे जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सिलेक्टेड वर्ड का मतलब क्या है कि आपका नाम लिस्ट में आया है, ठीक है, ध्यान रखना। आप किसी को, आपको कोई सर्विस अलॉट हो गई है,
अपॉइंटेड का मतलब यह है कि सरकार ने आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एलोकेट मतलब आपको एक स्पेसिफिक सर्विस एलोकेट कर दी गई है, तो एक लिस्ट में नाम आना, अपॉइंटमेंट लेटर आना और एक सर्विस असाइन होना, ये थोड़ा सा याद रखना। एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रेनिंग, ये वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये ऑफिशियल परमिशन आपको लेनी होगी, जी हाँ, टू डिले द ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग को बाद में भी मैं ज्वाइन कर लूं, लेट कर लूं, इस तरह से, मतलब एक परमिशन की तरह आप ट्रेनिंग व्यवस्था से आपको एक परमिशन लेनी होगी, ठीक है। अब ये क्यों लेनी होगी, कहां, वो मैं बताता हूं कैसा क्या। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने कंडीशन दी है कि अगर आप अपॉइंटेड हैं आईएएस या आईएफएस, तो आपके लिए 3 केसेस हैं। क्या है कि सबसे पहली सिचुएशन कि अगर आप अपॉइंट हो चुके हो आईएएस और आईएफएस में, ठीक है, किसी पहले एग्जाम्स में, एंड स्टिल इन सर्विस, अभी भी आप सर्विस पे हो, आप फिर से अपीयर नहीं हो सकते, प्रीलिम्स भी देने लायक मतलब नहीं है आप, आपके पास अगर ऑलरेडी सर्विस एलोकेट हो चुकी है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स नहीं दे पाएंगे। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आप प्रीलिम्स 2026 ये जो चल रहा है, अभी कुछ बच्चे जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन्होंने दे दी, मान लो अब इस बार का प्रीलिम्स देंगे, वो अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, सोचो, जस्ट इमेजिन करो, इंटरव्यू अभी दे रहे हैं, अभी तो उनको पता नहीं भाई क्या सिचुएशन बनेगी, तो अब प्रीलिम्स के बाद उनको पता लगता है, उसके बाद वो अपॉइंट होते हैं कि भैया आईएएस आईएफएस, और मेंस के पहले, तो मान के चलना आपने भले ही प्रीलिम्स लिख दिया है, बट फिर भी आप मेंस के लिए अलाउ नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना भाई। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो तो देंगे ही नहीं, मतलब जो जिनको जो सर्विस में है, पर जो अभी इस बार का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो भी प्रीलिम्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें आईएएस आईएफएस मिल गया तो फिर ऑटोमेटिकली आप अगले एग्जाम्स, मतलब 26 आपके लिए काम का नहीं है। अगर मान लीजिए आप अपॉइंट हो गए आईएएस आफ्टर द मेंस एग्जाम, मतलब मेंस 2026 का शुरू हो गया, मान लो प्रोसेस होते होते लेट हो गई, कुछ आगे पीछे चीजें हो रही हैं, तो भी, और फाइनल रिजल्ट जो है, मतलब आप कह सकते हो आपने मेंस भी लिखा, आपने अच्छे नंबर ले आए, सारी चीजें ले आए, यूपीएससी विल नॉट कंसीडर यू फॉर एनी सर्विस फ्रॉम द सीएससी, मतलब 2026 आपके लिए अलाउ रहेगा ही नहीं, किसी भी कारण से आप या तो पहले हो आईएएस आईएफएस, आईएएस और आईएफएस, ठीक है, ध्यान रखना, पहले हो या अभी इस समय इस साल बन जाते हो, तो और वो भी बनोगे भी तो आप किससे बनोगे, 2025 वाली सर्विस से बनोगे, आ गई बात समझ में, तो वो चीज अलाउ नहीं होगी, 26 में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आईपीएस कैंडिडेट हैं अगर आप, एंड इफ यू आर सेलेक्टेड और अपॉइंटेड टू आईपीएस फ्रॉम एन अर्लियर, पुराने 2025-24 से आप ऑलरेडी आईपीएस हैं, आप दे सकते हो एग्जाम, बट फिर से आपको आईपीएस नहीं मिलेगा, है ना, बट यू कैन नॉट गेट एन आईपीएस अगेन, तो अगर आप ऑलरेडी आईपीएस है। ये क्लॉज 2 था। क्लॉज 3 में रिपीट अटेम्प्ट अगर आपको देना है तो कैसे, तो इसमें आईपीएस और एनी सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, इनके लिए ये चीज लागू हो रही है इस बार के एग्जाम को लेकर। सबसे पहली चीज, वन टाइम एग्जामिशन लॉजिक क्या कह रहा है वो देखो, 3A, ऐसे बहुत सारे इन्होंने अलग अलग क्लॉज दिए हैं, वो अपन, पहला क्लॉज ये है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे इस साल का एग्जाम दिए 2026 का, सिलेक्ट हो गए, क्या सिलेक्ट हो गए, आईपीएस और सेंट्रल सर्विस, कुछ इसमें से इनको मिल गया, अब इनको लगता है कि मुझे 2027 का एग्जाम देना है, तो आप तभी दे पाएंगे जब आपको ट्रेनिंग से एक ऑफिशियल एग्जामिशन मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है, और वो एग्जामिशन आप एक ही बार ले सकते हैं। ध्यान दो, मैं अब ये चेंज हो गया कि इस बार एग्जाम निकल गया किसी का 2026 वाला, ये जो आप प्रोसेस नोटिफिकेशन, ये आपने फॉर्म भरा, आपने सब कुछ बढ़िया से कर लिया, एग्जाम निकल गया आपका, आप आईपीएस या ये होगा, लेकिन आपका मन होता है 2027 का मुझे अटेम्प्ट देना है, अगले साल का, तो आपको ट्रेनिंग से ऑफिशियल एग्जामिशन लेना पड़ेगा, और एग्जामिशन आप एक बार ले सकते हैं, ठीक है, तो आप दे पाओगे। अब उसमें भी क्या है, आप एग्जामिशन आपको मिल भी गया, फिर भी आपको फाउंडेशन कोर्स तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स मतलब जो रहेगा ट्रेनिंग का, वो आपको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने ट्रेनिंग भी नहीं ली, मैंने जो है एग्जामिशन भी नहीं लिया, तो नॉर्मली आपका जो एलोकेशन होगा वो ऑफ कोर्स 2026 का ही रहेगा जिससे आपका सिलेक्शन हुआ था। इफ सिलेक्टेड अगेन इन 2027, सब चीज आपने कर ली और 27 में आप सिलेक्ट हो गए, मान लो अब, ठीक है, आपने 27 के वो ट्रेनिंग से लिखवा भी लिया, आपने फाउंडेशन कोर्स भी ले लिया, अब आपको जो है आपको चॉइस मिल गया कि 26 और 27, 26 में तो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे आप, 27 में भी मान लीजिए कि आपको सिलेक्शन मिल गया, अब द वन यू डोंट चूज कैंसल्ड परमानेंटली, मतलब आपको लगता है कि नहीं मुझे 27 वाला चूज करना है, ये तो 2026 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी एक सर्विस मिलेगी, सीधी बात है, यू विल ज्वाइन ट्रेनिंग एज पर द सीएससी 2027 शेड्यूल, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी जो कि आपको ध्यान रखना है, मतलब
जो आप चूज करोगे उसके हिसाब से, क्योंकि अब इसका भी अगर आप करोगे तो आप फाउंडेशन कोर्स तो ज्वाइन कर चुके हो, इसका ले चुके हो। इस तरह से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि हमने ट्रेनिंग भी नहीं ली दोनों की, 26 और 27 की, तो भैया दोनों कैंसिल कर दिए जाएंगे, है ना, सर्विस एलोकेशन दोनों चीजें कैंसिल कर दी जाएंगी। 3F क्या कह रहा है कि अगर आपकी सीनियोरिटी को लेकर भी बात करें तो वो एक साल आप एग्जाम अगर लेट दे रहे हो, मतलब वो जो 27 का दे रहे हो आगे का, तो उसमें सीनियोरिटी आपकी इफेक्ट नहीं होगी। आपने जो चूज किया होगा अगर वही सब चीजें हैं तो जो भी आप सर्विस फाइनली ज्वाइन करोगे उसके हिसाब से जो है सीनियरिटी का वो बैठेगा, मतलब आपकी सीनियरिटी जो है उसके हिसाब से लोअर नहीं की जाएगी। विच सर्विस यू फाइनली ज्वाइन उसके हिसाब से चीजें मिल जाएंगी आपको। एब्सोल्यूट स्टॉप आफ्टर दैट, कब आपने जो है एक टाइम एग्जाम्पशन ले लिया, सर्विस कोई सी भी ले ली, और फिर जो है एक बात ध्यान रखना है कि आप सोचो कि मैं 2028 में दे दूं, जी हाँ नहीं दे पाएंगे आप एग्जाम, मतलब इस बार का भी आपने कर लिया एग्जाम्शन लेके 27 की भी जुगाड़ लगा ली, फिर जब तक आप रिजाइन नहीं करोगे सर्विस से आप 2028 नहीं दे सकते। आप सोचो कि उसमें मैं एक बार एग्जाम्शन ले लूं, नहीं मिलेगा, वो एक ही बार मिल रहा है। और आपको लगता है कि अटेम्प्ट आगे देना है 2027 के बाद, तो आपको कोई भी सर्विस नहीं ज्वाइन करना है, मतलब आपकी सर्विस ऑटो कैंसिल हो जाएगी, मतलब वही बात है आपको अगर आगे के देने हैं तो। एक चीज और है, जो ऐसे लोग जो 2025 के पहले ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनको अभी इस बार का मतलब जो है एग्जाम अगर देना है तो आपको एक ही चांस मिलेगा, मतलब 2026 का या 27 का। ध्यान रहे अगर आप पहले से ही सर्विंग ऑफिसर हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग आईपीएस के साथ और जो ए सर्विस है उनके लिए, विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम सर्विस, ठीक है। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट 2028 तो आपको फिर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो आपको अगर रिजाइनिंग बिना रिजाइन दिए एग्जाम देना है तो आप 26 या 27 ही दे सकते हैं, एक ही चांस है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना। उसके बाद ये जो अभी ये सारे जो क्लॉजेस चल रहे थे वो थे हमारे आईपीएस और एनी सेंट्रल सर्विस ग्रुप के लिए, और आईएएस और आईएफएस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको अगर एक बार आप अपॉइंट हो गए हो तो फिर कुछ नहीं, मतलब आप शांति से जो है सेवाएं दें। और बाकी जो भी डाउट है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, उसमें आप पूछो, सेवा सब मिलेगी आपको, सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी, डाउट वाउट टेंशन फ्री रहना। और जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो वहां भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे बेटा, तो टेंशन नहीं लो। ये प्राइस आपको मिल रहा है अनअकैडमी पर स्पेशली फॉर दोज लर्नर जो 2027-28 में प्लान कर रहे हैं। भाई घर बैठ के तैयारी करो, सबसे बेस्ट मौका है, प्राइस पूरे ड्रॉप कर दिए हैं। यू कैन यूज द कोड SGYT10, भरोसा रखो, कहीं बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।